पता लगा है कि अंडकोश के ऊपर की नसें सूज गई हैं, वेरिकोसील हो गया है और अब कंफ्यूज्ड है कि सर्जरी कराएं या एम्बोलाइजेशन। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्जरी के क्या विकल्प हैं, क्या फ़ायदे हैं और एम्बोलाइजेशन के क्या विकल्प हैं, क्या फ़ायदे हैं। सर्जरी में कैसे हम उन नसों को बंद कर देते हैं और एम्बोलाइजेशन में कैसे उन नसों को बंद कर देते हैं। वीडियो के अंदर हम बिना किसी सर्जिकल जैगरन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पेशे से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ज़रूर हूँ, कई वर्षों से बिना चीरे टाके के कई सारी वैस्कुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे वेरिकोसील क्या होता है, फिर जानेंगे कौन कौन सी सर्जिकल मेथड हैं जो अवेलेबल हैं वेरिकोसील के लिए, फिर एम्बुलाइजेशन क्या होता है और चौथे में कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील अंडकोश के ऊपर की सूजी हुई नसों को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम लंबे समय तक खड़े होते हैं तो हमें टेस्टिस में भारीपन लगता है, पेन होता है और कई सारे पुरुषों में ये इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण भी हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे पेन सीवियर होता जाता है। एक जगह पे खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई वहाँ पे कुछ छू भी जाए तो एकदम से इंसान दर्द से कराहना शुरू कर देता है। तो ये हो गया वेरिकोसील क्या होता है। दूसरे नंबर पे वेरिकोसील के लिए क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। वेरिकोसील की अगर हम बात करें तो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है, मुख्य तौर पर 4 ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। पहले ज़माने में होता था ओपन सर्जिकल लाइगेशन, यानी कि चीरा लगाना है इंग्वाइनल क्रीज के या तो ऊपर या फिर नीचे। इंग्वाइनल क्रीज क्या होता है? जहाँ से पैर आप मोड़ते हो उस जगह को हम बोलते हैं इंग्वाइनल क्रीज। उसके ऊपर या नीचे हम चीरा लगाते हैं, अंदर जाते हैं और जो खराब नसें हैं, यानी कि जो नसें जो फूल रही हैं, उसको जाएंगे, धागा लेंगे और बांध देंगे। ठीक है, ये हो गया ओपन सर्जिकल लाइगेशन। इसी विधि को अगर दूरबीन के रास्ते से किया जाएगा तो बोलेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। और इसी विधि को अगर रोबोट के माध्यम से किया जाएगा जिसमें प्रिसीजन बढ़ जाता है, लैप्रोस्कोपी के मुकाबले रोबोट में प्रिसीजन बढ़ जाता है लेकिन साथ में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे रोबोटिक सर्जिकल लाइगेशन। ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन में जो अंडकोश होता है उसके जस्ट ऊपर एक चीरा लगता है। सर्जन माइक्रोस्कोप की मदद से खराब नसों को ढूंढता है और एक एक करके जो भी खराब नसें होती हैं उसको बांधता चला जाता है। माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें ऊपर की तरफ से सर्जन बांधता है, दूसरा जिसके अंदर टेस्टिस को बाहर निकाल के फिर एक एक नस को बांधता है। अब कोई भी जो सर्जरी है, जितनी भी हमने सर्जरीज बताई हैं आपको, मुख्य तौर से सभी सर्जरीज में या तो जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया की। माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन में कभी कभी सर्जन लोकल एनेस्थीसिया में या रीजनल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी करते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया को ही चुनते हैं। ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो एक छोटा सा चीरा लगेगा, 10 से 15 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि ओवरनाइट स्टे भी करना पड़े। दर्द रहता है, आपको एडवाइस किया जाएगा कि बेड रेस्ट रहना है, 10 से 15 दिन काम वगैरह नहीं करना है। फिर अगर हम बात करें रोबोटिक की, तो रोबोटिक के अंदर इट्स वेरी सिमिलर टू ओपन और लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन और वेरिकोसीलेक्टमी, बट रोबोटिक में फ़र्क ये होता है क्योंकि हमें 3D विजन मिल जाता है तो उसकी वजह से प्रिसीजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, साथ में कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन रेस्ट इसमें भी करीब 7 से 10 दिन का रिक्वायर्ड है ही। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन या माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसीलेक्टमी की बात करें तो ये एक अत्याधुनिक विधि होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर स्क्रोटल सैक के जस्ट ऊपर एक इंसिजन लगाते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से जो भी खराब नसें होती हैं उसको सर्जन ढूंढता है और एक एक करके बांधता चला जाता है। इसको भी जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया में किया जाता है एंड इसमें भी रिकवरी टाइम जो है करीब करीब 1 से 2 हफ्ते का रहता है। ओवरनाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं लगती, बट एक चीरा लगता है स्क्रोटल सैक के ऊपर।